कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि 2-3 दिन से आपकी होमवर्क की वाली क्लासेस नहीं आई थी और कुछ बच्चे कह भी रहे थे सर कि होमवर्क वाला भी दे दीजिए साथ साथ ही। आपकी स्टडी वाली क्लास को हम इवनिंग में देखेंगे और आज जो आपका बीपीडीओ वीडियो का होमवर्क वाला सेशन है, क्योंकि देखिए मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता आया हूँ कि ये री एग्ज़ाम होता है और री एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी छात्रों पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं लग पाता या बहुत ज़्यादा एक इंथुजियाज्म जिसको हम बोलते हैं, एक उत्साह बोलते हैं, वो नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि जब आप पहले एग्जाम दे चुके हैं ना, मैक्सिमम छात्र पहले ही इसमें जैसे बाहर हुए होते हैं तो एक मेंटली सेट हो चुका होता है उनका कि यार एक बार हो तो गया एग्जाम, तो दोबारा उनको ये नहीं सोच पाते अधिकांश लोग कि ना एक और मौका। अधिकांश लोग सोचते हैं कि री एग्जाम ही है, मतलब एक जो वो होता है ना, जो फ्रेशर टाइप का जिसको बोलते हैं, एक फ्रेश वाला जोश, वो नहीं रह पाता। इसलिए आपका, क्योंकि देखो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पेपर कैसा बनेगा। पेपर कैसा बनेगा ये क्यों हम लोग सोचें, बताइए आप। हम कोई जज तो कर नहीं पाएंगे, ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा। हमें सिर्फ अपने कर्म करने, कर्म ये कि हम सिलेबस को तैयार करके जाएं, एक प्रॉपर रिवीजन करके जाएं, फिर ऑन द स्पॉट देखा जाएगा जैसा भी पेपर आएगा। तो क्यों इतना फालतू का सोचे कि यार ऐसा आएगा वो आएगा। कई लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, सचिवालय रक्षक से टफ आएगा, उससे ईजी आएगा। जैसा भी आएगा ना, वो तो पेपर दिख ही जाएगा जैसा भी आता है। तो इतना ज़्यादा तनाव लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको कवर करते हैं और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस तरीके से इसका रिवीजन डेली बेसिस पे करेंगे तो एक दिन आपका देखना कि कम से कम 4 से 5 बार तो आप हिंदी ही रिवाइज कर चुके होंगे एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते। ठीक है, अब देखना इस बार, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जैसे आप टेस्ट पेपर भी कर रहे हैं, टेस्ट पेपर आपको डेली मिल रहे हैं, डेली का मतलब कि 10-11 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, तो आप टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं तो उसकी भी हिंदी आपको पता करनी है। उसकी हिंदी से जब इसकी हिंदी को कंपैरिजन करोगे तो हैबिट में आ जाएगा आपको कि अच्छे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खुद ही जो है अपने आप में हिंदी आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आज वही मैंने आपसे कहा था कि हिंदी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको नए सिरे से, हिंदी नहीं उत्तराखंड वाला। ठीक है, अब चूंकि इतने दिनों का होमवर्क हो चुका है, मुझे नहीं पता कितने दिनों का होमवर्क हो चुका है। देखिए हिंदी वाला जो पोर्शन है बच्चों, चूंकि हिंदी के अंदर डेली कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं और बिना होमवर्क के नहीं चल पाएगा। ठीक है, डेली आप इसको तैयार कीजिए और एक रूटीन बनाइए कि इतने समय में मेरा होना है तो होना है। अब जैसे 2 दिन अगर मैंने क्लासेस नहीं दी तो मैंने उसमें मतलब होमवर्क वाला नहीं दिया, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें उपसर्ग प्रत्यय आपके 2 दिन चलेंगे उपसर्ग वाला, तो आपने वो कर लिया होगा, मैं उम्मीद ही करता हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी के अंदर बच्चों आपको आज अलंकार तैयार करना है। ठीक है अलंकार, अलंकार में क्या क्या तैयार करना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अलंकार आपको आज तैयार करने, सही तरीके से अलंकार तैयार करना। पूरे दिन का टॉपिक आपका अलंकार रहेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो के जो वीडियो के लिए जो होमवर्क क्लास आती है। अब होमवर्क क्लास कब आएगी, कल इवनिंग में आएगी, तो तब तक आपको ये कंप्लीटली क्या करना है, तैयार रखना है अपने स्तर से। ठीक है, उसके अलावा हिंदी में जो हमेशा से मैं कहता हूँ, जितना भी समय हो, विलोम पर्याय, अभी देखो एग्जाम हुआ था, विलोम भी आया था शायद, उसमें पर्यायवाची भी आया था। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव, इसके अलावा थोड़े से शब्द इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। इसके बाद वो हम नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, देशज विदेशज शब्द जो होते हैं ना, वो भी हम लोग ऐड करेंगे। तो जब आप इस पोर्शन को कवर करोगे, मान के चलिए जब पूरे हिंदी का पेपर देखोगे, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए, किससे, अलंकार वाले पोर्शन से। अब इसका सोर्स क्या होगा, देखिए सोर्स के अंदर आप सबसे बेहतर और बेसिक सोर्स पहले इसको लूसेंट से कवर कीजिए। ल्यूसेंट जो हिंदी की ग्रामर वाली किताब है, हिंदी व्याकरण, उससे कवर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले। उसके अलावा आपके पास जो भी किताब है, क्योंकि देखिए अलंकार फंसने के काम कहाँ होते हैं, जब कोई रचना आती, मतलब वो नहीं आता स्टेटमेंट टाइप का, इस वाक्य में या इसका मतलब लाइन में कौन सा अलंकार फंसने वाला वहां होता है। बाकी तो रटा रटाया है। रूपक अलंकार की परिभाषा जानते हैं आप, श्लेष अलंकार की जानते हैं, यमक की जानते हैं, अनुप्रास की जानते हैं, उपमा की जानते हैं, अतिशयोक्ति की जानते हैं, मानवीकरण की जानते हैं। ये सब अलंकार के आपको क्या है, एग्जाम्पल, मतलब जो डेफिनेशन होती हैं वो पता रहती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन फंसता है वो कहाँ पे फंसता है, जब कोई सेंटेंस आ जाए और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप इस अलंकार को, टॉपिक को तैयार करने में आप किसी किताब का सहारा ले लीजिए, आप उतना ही सीखेंगे जितना इससे सीख रहे हैं। बस डिफरेंस अगर कोई आता है तो वो अलंकार की पहचान करना, अलंकार की पहचान करना, ये सबसे टिपिकल टास्क रहता है कि इसकी पहचान कैसे की जाए। अब पहचान के लिए आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप हर अलंकार के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल देख लेना। आप क्या करना,
5 से 6 एग्जाम्पल। और कहाँ से देखोगे? नेट से देखोगे, ये गूगल करोगे आप। मैं जैसे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में? यमक अलंकार पढ़ा। देखो इसका तरीका ही यही होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ से आपका टाइम बर्बाद कर दूंगा, मैं कहूँगा ये पढ़ाता हूँ, यमक पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँ? वो तो मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, हिंदी सिलेबस में देख लेना आप लोग, अलंकार भी मिल जाएगा आपको। आपने यमक अलंकार पढ़ा, आपने इसको सही से इसकी डेफिनेशन याद की, मतलब डेफिनेशन आपको समझ आई, एक दो एग्जाम्पल आपको इस किताब से मिलेगी। उसके बाद आप तुरंत गूगल करना, उसमें ये चेक करना कि यमक अलंकार के उदाहरण क्या है। अब उन उदाहरण को रटना मत, उनको समझना, क्या यमक अलंकार की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो उसके साथ मैच कर रही है, वो उसके साथ सही बैठ रही है, क्या आप उसको पहचान पाने में कामयाब हैं, क्या आपको सफलता मिल रही है उस चीज को सेलेक्ट करने में, उसको पहचानने में। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो इजीली आपका क्या हो जाएगा? अलंकार वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यमक अलंकार अगर आपको पेपर में पूछता है तो उसकी जैसे किताब से आपने पढ़ा, और इसके ध्यान रखना इस बार की इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। यमक अलंकार की परिभाषा श्लेष की, रूपक की, उपमा की, जो भी है आपकी जितनी भी अनुप्रास की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलंकार तैयार करना है, समझ गए ना। अलंकार इससे पढ़ना है, उसके बाद हर अलंकार के एग्जाम्पल देखने, एग्जाम्पल गूगल कर लेना, और एग्जाम्पल में देखना कि जो एग्जाम्पल दिया है उसको रटने के बजाय चेक करना कि क्या आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो इसके साथ मैच कर रही है। तो इस तरीके से आपका अलंकार बनेगा, ठीक है। उसके अलावा विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव आपका क्या रहेगा? हमेशा रहेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका रहना ही रहना चाहिए, इस चीज को आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है उत्तराखंड वाला पोर्शन। किसका? उत्तराखंड। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी छात्रों ने जिला सीरीज, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री एटलीस्ट कहां तक? ये पवार गोरखा गोरखा काल तक, गोरखा तक, ठीक है, यहां तक पूर्ण कर लिया होगा। इससे पहले क्या क्या आएगा? कत्यूरी, चंद, पवार और कुड़िंद स्टार्टिंग वाला, ठीक है। ये आपने कर ही लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये आज तक के होमवर्क के पार्ट हैं, ये मान के चल रहा हूँ डन हो चुके हैं, और गोरखा तक आपने कंप्लीट कर लिया है। नहीं किया है तो थोड़ा सा गियर चेंज कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इसको नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं, आप तो इसका रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने इन चीज़ों का रिवीजन किया है, रिवाइज सही तरीके से किया है, तो आज तक आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखिए, जिला सीरीज प्लेलिस्ट में है, आपने जिले कवर कर लिया, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कवर कर लिया, उत्तराखंड हिस्ट्री यहाँ तक। आप जहां पे भी हैं कोई दिक्कत नहीं। आज से आपका होमवर्क पहला जो रहेगा, परीक्षा वाणी का प्रशासनिक चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें बेसिक चीजें हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा, ये वाला चैप्टर। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे इस चैप्टर 2 को, तो आप चैप्टर 1 पे आना। किस पे आओगे? चैप्टर 1 पे आना, जिसमें वन लाइनर दिए हैं। उस वन लाइनर में यही चैप्टर करना, और चैप्टर मत छेड़ना। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 कर लिया परीक्षा वाणी का, चेक कर लो प्रशासनिक ढांचा, उसके बाद आगे आना, पीछे मतलब स्टार्टिंग के पेज में आना, जो आपके वन लाइनर दिए हैं कि, ठीक है, वन लाइनर में आप इसी टॉपिक को क्या करोगे? कवर करोगे, वहीं से वन लाइनर पढ़ोगे। उसके अलावा जहां तक आप पहुंचे, जो पोर्शन कम हुआ है आपका, उसको आप लोग कवर कीजिए। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज पूरी नहीं हुई, इंडिविजुअल टॉपिक नहीं हुई, उत्तराखंड इतिहास गोरखा तक नहीं हुआ, जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करना है। अब कई क्वेश्चन उठेंगे, सर अगर हमारा हो गया तो हम क्या करें? आप पुनः किसकी ओर जाओगे? कुलिंद राजवंश की ओर। एक बार दोबारा आपको मैं एक हफ्ते यहां तक लेके जाऊंगा, यानी आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बढ़ते गए और हमारा आगे पीछे की कहानी खत्म होती गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास में क्या करना है? प्रशासनिक ढांचा देखना है। इसी चैप्टर को आप कहां से करोगे? विंसर ईयर बुक से, ठीक है। इसी चैप्टर को कहां से कर लोगे? विंसर वाली ईयर बुक से कवर कर लोगे, ठीक है। दोनों चैप्टर आपके यहां से कवर होंगे। अगला देखना, तो आपका क्या हो गया? परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर, और इसी चैप्टर को विंसर ईयर बुक से। उसके अलावा जितना आपने रिवीजन किया इसको वन टाइम और क्या करना है? आपको रिवाइज करना है, ठीक है। बहुत तेजी से हम लोग नहीं बढ़ेंगे, हम सेफ्टी के साथ भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आगे आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे की कहानी खत्म होते जा रही, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है बच्चों तीसरा सेक्शन, जो कि बहुत अपने आप में एक यूनिक सा सेक्शन है, क्योंकि अब देखो रीजनिंग के उसने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, किसमें? अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है। और रीजनिंग में उसने डायग्राम वगैरह वाले चैप्टर पूछे हैं, वैन आ रही की, वो तो रीजनिंग का एक मेजर सेक्शन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन उन लोगों का जल्दी, मतलब उन लोग बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच सकते हैं जिसकी रीजनिंग अच्छी है। 10 नंबर यहाँ नहीं होते। आज तक 3-4 नंबर की रीजनिंग पूछता था, अगर उसने वही पैटर्न अपनाया
जो अभी उसने हाल फिलहाल में ये सचिवालय रक्षक के एग्जाम में दिया है। 10 नंबर की रीजनिंग जिसने सही कर दी, हिंदी लगभग लगभग अब ठीक ठाक आएगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगी, क्योंकि बचा ही नहीं है ऐसा कुछ अनावश्यक पूछने के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर किसी ने सही कर दे, उसके बाद जो है सिलेक्शन, सर्वाधिक जो चांस बनता है बच्चों, उन्हीं बच्चों का बनता है जिसके रीजनिंग में अच्छे मार्क्स हैं। तो होपफुली आप लोग रीजनिंग भी कर पा रहे होंगे, उसको सही तरीके से डील करना है, ठीक है। देखिए तीसरा पोर्शन आता है बच्चों जीएस का। अब लास्ट टाइम शायद मैंने आपको पॉलिटी, हिस्ट्री दिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी दी, मैं आज फिर से ज्योग्राफी और इकोनॉमी करा रहा हूँ, क्योंकि यही आपका मेजर सेक्शन है जहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। ये भी इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दो चीज़ें। देखो इंडियन ज्योग्राफी में आपको एक टॉपिक दिया है, आप सीधे देख लीजिए, इसमें यहाँ लिखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, यानी मल्टीपर्पज जो होते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये तो किसी भी टॉपिक, ये सीधे वन लाइनर है बच्चों, ये रट्टा मारना है इसको, ये कुछ नहीं पूछता है। ये क्या 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 पूछेगा, ये वो परियोजना किस राज्य में है, राज्य ऑब्लिक राज्यों की परियोजना, किन राज्यों में, जैसे पूछा महानदी जो नदी घाटी परियोजना है, या महानदी पे जो बना है, मतलब भाखड़ा नागल, सपोज ये वाला पूछ दिया, चलो महानदी छोड़ो, ये भाखड़ा नागल पूछ दिया, सपोज भाखड़ा नागल जो डैम है या बांध परियोजना है, उससे किन राज्यों को लाभ हो रहा है, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, राज्य और राज्यों को लाभ, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, किस नदी पे बनाया गया है, नदी कौन सी है वो, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। अब आपको इसके सोर्स क्या है, देखो दो सोर्स हैं, एक तो आपके पास महेश बर्णवाल जी की किताब होगी, महेश बर्णवाल, ठीक है, ये एनसीईआरटी सार। कुछ नहीं करना है बच्चों, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है आपको, कितना आपको लोग कुछ कहें, आप जितना सीमित चलोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। बहुत अनावश्यक चीजें पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। एनसीईआरटी सार, इसी चैप्टर को आप घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लेना। घटना चक्र से एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ल्यूसेंट एमसीक्यू, यहां से ये वाला चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आ पाता, ये शायद मेरी प्लेलिस्ट में भी होगी, कमलेश सर ने आपको ये कराया होगा पिछली बार, जो नदी घाटी परियोजना वगैरह, डैम वगैरह, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको समय नहीं हो पाता, आप यहाँ से एनसीईआरटी सार से महेश बर्णवाल जी की में आपको दिख जाएगा, घटना चक्र से इसका एमसीक्यू लगा दें तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है वायुमंडल और उसकी परतें, वायुमंडल प्लस उसकी परतें, ठीक है। चैप्टर दिया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि कुछ भी बोल दूं आपके कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा नहीं, ठीक है। वायुमंडल और वायुमंडल की परतें, ठीक। और बाकी देखो उत्तराखंड का जो पोर्शन है ना, उत्तराखंड में टेंशन मत लेना बच्चों, ठीक है। अब कई लोग आपको सलाह भी देंगे कि ना अजय रावत जी की पढ़िए, इसकी पढ़िए, उसकी पढ़िए, आप समय ही नहीं है, कहाँ पढ़ोगे बताओ। आपने नोट्स तैयार किए ना, आप पहले से पढ़ते हैं। अजय रावत जी का जो पोर्शन है वो मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है, जो आपका मैंने हिस्ट्री कराई है आपको पहले वाली पुरानी, भले ही उसमें आपको मेरा लाइट वर्जन दिखेगा, आपको बहुत होता नहीं कि लाइट प्रो जो कह सकते हैं, उस टाइम स्टार्टिंग थी यूट्यूब पे, उतना अनुभव नहीं था, बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया था स्टार्टिंग में, बट इतना है कि एग्जाम निकालने लायक आपको चीज़ें पढ़ाई गई है वहाँ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। तो वहाँ पे आपको अजय रावत जी, यशवंत कठोर जी, सारा करा रखा है मैंने, 3-4 किताबों से इतिहास पढ़ाया था, वो नोट्स बने हैं, तो कोई किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको लोग कितने सलाह दें, कुछ नहीं करना है, आप अपनी तैयारी, अपने रिविजन पे बिलीव कीजिए, ठीक है। अगला पोर्शन आता है बच्चों इकोनॉमी का, ठीक है। अगला और जो मेजर सेक्शन है इकोनॉमी में आ जाइए एक बार, ठीक है। सिलेबस में चेक कर लेता हूँ आपके इकोनॉमी में इसने क्या क्या दिया हुआ है। कई चीज़ें तो आपके, हाँ आपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पढ़ ली, जननांग की प्रवृत्तियां जो जनगणना वाला चीज़ें हैं, भारतीय कृषि की विशेषताएं, टॉपिक क्या पढ़ना है, भारतीय कृषि की विशेषताएं, ये टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है। आपको ये और जगह मिले ना मिले, आप एक ल्यूसेंट से देख लेना या जहाँ से भी देखोगे, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं, ठीक है। और हाँ देखो, जैसे आप घटना चक्र वगैरह एमसीक्यू इनसे लगाओगे ना, आपको प्रैक्टिस सेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना एग्जाम, जो घटना चक्र बनी है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उससे बनी है। अब उससे क्वेश्चन बनाए तो आपको तो प्रैक्टिस करना है ना। आप ये मत देखिए कि आपको वो चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस पे। बाकी ऑन द स्पॉट एग्जाम में क्या आएगा तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं ये मैंने आपको कराया है, ये टॉपिक कंप्लीट है, आप इस वाले टॉपिक को कर लेना। बाकी आपको घटना चक्र वगैरह जहां भी मिले वो कर लेना। और ये टॉपिक मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक फोल्डर होगा बीपीडीओ वीडियो के लिए ही मैंने ये कराया था स्पेशली, वहां पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था। अब आता है बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग में आपको स्वतः प्रैक्टिस करनी है। इसके टॉपिक जो भी हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे बहुत चैनल हैं,
आप उत्तराखंड के टीचर के भरोसे या उत्तराखंड में कोई पढ़ा रहा है उतना न ध्यान रखिए, नेशनल लेवल का देखो ना। रीजनिंग तो क्या है, हर कहीं भी किसी से भी पढ़ो, रीजनिंग तो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वहां पे बहुत बेहतर बेहतर अध्यापक उसके मिल जाएंगे। हाँ, मैं ये कहूंगा उत्तराखंड पढ़ाने वाले तो उत्तराखंड से ही पढ़ोगे, ठीक है। जीएस वगैरह और उत्तराखंड वगैरह रीजनिंग वगैरह ये पोर्शन ऐसा होता है जो कोई भी पढ़ाता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे तो रीजनिंग में जैसे आप क्या कर लेना, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब वाला चैप्टर सीखना, क्योंकि जैसे 10 नंबर का पूछ रहा हो, अब आपको सिलेबस के हिसाब से करना पड़ेगा। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब ये टॉपिक कर लेना आज, ठीक है। सबसे पहले यही टॉपिक आपको आज करना है, प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब वाला टॉपिक आपको करना है। और इसके अलावा हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे लास्ट वो बचता है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर के आज फुल फॉर्म कवर करने हैं। कंप्यूटर में फुल फॉर्म जो दिए होंगे, शायद कुछ मैंने भी करा रखे हैं आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर वाले कहीं फोल्डर पे देख लेना या जहां भी करा रखेंगे कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म अगर वगैरह वाले पढ़ लेना। बाकी दर्पण एवं जल प्रतिबिंब वाला आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। ये है बच्चों एक दिन यानी 24 घंटे का, जब आप इस टारगेट को बना के चलोगे, इसी तरीके से आप 40-45 दिन जो बचे हैं उसको कवर करोगे तो फिर बहुत मुश्किल नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा रखना है। आप ये सोचिए कि आपका कहीं नहीं हुआ अभी तक, तो लास्ट में सबसे बढ़िया एग्जाम जो आपका अब आ रहा है ग्रेजुएट लेवल वाला, वहां हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे वहां जो अभी तक परेशान है उनको उठना होगा, आपको मोटिवेशन लेना होगा, फिर से आपको उठ खड़े होकर तैयारी करनी है। इन रिविजन्स क्लासेस को सीरियसली लेना, जितना आप इसको सीरियसली लोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको सही टाइम पे फिनिश करोगे और अगले होमवर्क क्लास का वेट करोगे। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।